बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आप सभी लोग जानते हैं कि आज कौन सा दिन है और हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। जी, मिली जोश और जज्बे से आज का दिन यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तानी अवाम सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन जो है वो मनाया जाता है। यह अजीम दिन 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग में अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन दिफाई कारकर्दगी, जानिसारों, मुजाहिदों, गाजियों और शहीदों की शुजात और बहादुरी और दलेराना वलवला अंगेज बेपनाह कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। मकसद क्या है इस दिन को मनाने का? जी, आर्मी में आपको बताते चले पाकिस्तान की आर्मी में जो है इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में मनाया जाता है। बहरी फ़िज़ाई अफवाज की दफाई और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी कराई जाती है। तो आज के इस स्पेशल दिन के हवाले से हमने ज़रूर अपने सेगमेंट एक जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है और आज के दिन के हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और बताएंगे भी कि किस तरह से हमारे बहादुर जवानों ने जो है वो ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया था। आगे चल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, आज की स्टोरीज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ। हमारे साथ हैं जी कोमल, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? बिल्कुल अना, मौसम जो है वो रुत बदल रहा है क्योंकि सितंबर का आगाज़ ही बहुत ज़्यादा सुहाना हुआ। दिन के आगाज़ में मौसम जो है वो इसी तरह सूरज और बादलों की आगचोली जारी रहने की वजह से तब्दीलियां दिखाता है, लेकिन दोपहर के औकात में जो है वो मौसम में तब्दीली देखने में आती है। मौसम जो है वो ठंडा होने लग जाता है और गर्मी का एहसास कम हो जाता है। साथ ही साथ हफ्स में भी कमी देखने में आती है। इसी तरह बाहर के इस वक्त के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश के हवाले से पेशगोई कर दी गई है कि शाम के औकात में जो है वो लाहौर के बेशतर मकामात पर जो है वो बारिश होगी और मौसम जो है मजीद बेहतर हो जाएगा और ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी यूं ही बरकरार रहेगा। वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से रवा हफ्ते के हवाले से भी पेशगोई कर दी गई है कि शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि रवा हफ्ते जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो बरकरार रहने वाला है, जिसकी वजह से मौसम में मजीद तब्दीलियाँ देखने में आएंगी और मौसम जो है वो खुशगवार और सुहाना रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो गर्द आलूद हवाओं की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी खासा मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त जो है वो ओवरऑल लाहौर में जो है वो 170 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है कि घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि ना सिर्फ कोरोना बल्कि गर्द आलूद हवाओं की वजह से जो फैलने वाली बीमारियां हैं उससे भी महफूज रहा जा सके। और मौसम के हवाले से आज तो यही पेशगोई की जा रही है कि मौसम जो है वो शाम के औकात में अच्छा होने वाला है और बारिश की पेशगोई की जा रही है। ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बता दी। अब हम बढ़ रहे हैं जी शहर की सूरत हाल की तरफ। तो पहली खबर जी शहर में कोरोना अपडेट के हवाले से है। मुहलिकवार जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 10.8 रिकॉर्ड की गई। मेट्रो सर्विस नवे रोज भी मअतल, यौमिया 70 लाख का नुकसान। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा अहम फेज में दाखिल, 95% फाइलें मुकम्मल कर दी गई। और मुहाफिज किस तरह गैर मुहाफिज महफूज, ये आपको बताएंगे आज के शो में। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जी नाज़रीन, लेकिन उससे पहले हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के मनाजिर हमारे पास आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यौम दिफा के हवाले से शहर भर में तकारीब चल रही हैं, तो ये तकारीब भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम जैसे ही हमारे पास जो है लाइव इवेंट्स आएंगे आपको दिखाते रहेंगे। वो भी अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ फिलहाल चलते हैं। मौजूदा सूरत हाल भी हमने डिस्कस करनी है। शाहिद सिप्रा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब पहली खबर पे चलते हैं। अपडेट क्या है आयशा में पहले वो शेयर करती चलती हूँ जी। मजीद 685 मरीज जो है वायरस का शिकार हुए हैं। इस सुबह के फिगर्स जो हमारे साथ शेयर हुए हैं 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और मुस्बत केसेस की शरह जो है 10.8 रिकॉर्ड की गई है, यानी 685 मरीज
जो हैं वो ऐड हुए हैं, 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये अपडेट हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब बढ़ते हैं जी, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, बहुत सारे लोग, शायद सिप्रा साहब मैंने देखा, कह रहे हैं जी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक तो यही बनता था कि आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जिसने निजात पाई है या उसमें खातिर खा कमी जो लाई गई है, वो सिर्फ एक ही तरीकाकार था कि आप लॉकडाउन करें, इज्तिमात जो हैं उन पर पाबंदी लगाएं, किसी जगह पर गैदरिंग ना हो, इस तरह करें। अब बात रही कि ये जो ट्रांसपोर्ट का बंद करना है, ये सडन में फैसला किया गया है। कहते हैं कि नोटिफिकेशन किया गया, लेकिन रात को औकात में अचानक आपकी टीमें पहुंचती हैं और वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। शायद ये वजह थी कि अगर पहले अनाउंस किया जाता तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको 10-12 दिन के लिए, चूंकि मजदूर तबका यहाँ होता है, रश पड़ जाता आपके जितने बस स्टैंड्स हैं वहां पर। तो इसलिए कोशिश की गई कि ना लाहौर से कोई निकले, ना लाहौर से में कोई आए। तो मुझे बताएं कि अब उसका नेमल बदल क्या है? आपने ट्रांसपोर्ट तो बंद कर दी। हम लोग तो हमेशा बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर पे हमें जाना चाहिए, जो SOPs है हमें उस पर जाना चाहिए कि SOPs में क्या है। मास्क का इस्तेमाल है, आपके सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, आपका जो समाजी फासला है इसको बरकरार रखना है, ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने SOPs का ख्याल रखना है, लेकिन जहां पर आपने कहा कि ये चीजें नागुज़ीर हैं, थोड़ा सा स्टार्ट में मैं उसी टाइम आपको रोकने लगी थी। हुकूमतें, इंतजामिया, रियासत ये इम्पैक्ट देती है कि हम जो है वो कुछ कर सकते हैं, कुछ करा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अब जब हमने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, अब जब हम लिमिटेड चीज़ों को कर रहे हैं, फिर लोग, आप कहीं पे भी बैठे ना, डिस्कशन हो रही हो कोविड के हवाले से, जो रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, लोगों की एक बहुत कॉमन बात शुरू से ही रही है बाजारों की टाइमिंग पर कि कोरोना सुबह के टाइम नहीं आएगा, आ जाएगा, रात को कैसे लॉकडाउन कर देंगे, मार्केटें जल्दी बंद कर देंगे तो रात को कोरोना घर चला जाएगा। सेकेंडली, ये जो इज्तिमात की बात हम कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत सारे तहफ्फुजात हैं, तो फिर हम सारी चीज़ों को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, ये कल सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से ये चलता रहा है कि कोरोना वायरस जो है उसने पंजाब का रुख कर लिया है, तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। उसने ये कहा है कि वहाँ नुकसान पहुंचाऊंगा, और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों तो वहाँ जलसे या सियासी कोई सरगर्मी हो तो वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। मुझे ये बताएं, लोग माशाल्लाह से अच्छा खासा शऊर रखते हैं, और सही पॉइंट है। देखें, ये पॉइंट उनका वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहे हैं, तालीमी इदारों को तो आपने बंद कर दिया, लेकिन मार्केट्स उसी तरह खुली हैं, मार्केट्स में खिलाफ वर्जियां उसी तरह हो रही हैं, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जा रही है वो उसी तरह हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि कारोबार जिंदगी आप बंद कर दें या किसी का कारोबार बंद कर दें, लेकिन मसला यह है कि एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी मनसूबाबंदी सामने लाएं जिस पर ना तो सफेद पोश तबका, ना तो छोटा कारोबारी जो शख्स हैं, जो लोग हैं, ताजर हैं, वो मुतासिर हों, ना आम शहरी जिसने शहर से ट्रैवल करना है या शहर में आना है मजदूरी के लिए या किसी भी काम के सिलसिले में, तो आ सके। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जिनके कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इंक्वायरीज के लिए आना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों की तादाद में रोजाना शहर में आते हैं लेकिन जाते हैं वापस। आपने सबको बंद कर दिया। बात यह है कि इस संजीदगी का मुजाहरा आपको रोजाना की बुनियाद पर अगर होता तो शायद बेहतर होता। आज देखें, आज फिर हम 650 जो पेशेंट्स हैं वहां तक हैं, लेकिन वो टेस्ट करने की कैपेसिटी या टेस्ट जिस तरह किए जा रहे थे गुज़श्ता साल में या से 6-7 महीने पहले, तो हम उस तरह टेस्ट भी नहीं कर रहे। कोई उस तरह की बात भी सामने नहीं आ रही कि टेस्ट की जो कैपेसिटी हम उसको बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद 600 से 700 तक मरीज का आना, फिर 8 से 10 जो है वो अमवात का हो जाना, फिर शरह जो है वो 9 से 10 तक रहना। तो ये मेरे ख्याल में 5 तक तो हमने स्कूल्स बंद किए थे, अब 10 तक शरह पहुंच गई। इसका जिम्मेदार कौन है? हम सिर्फ लॉकडाउन करके, हम सिर्फ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद करके क्या रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है? क्योंकि हम नहीं देख रहे कहीं रैंडम टेस्टिंग की सहूलत हो, हम नहीं देख रहे कहीं पर SOPs अमल दरामद कराने की। आप वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ मरीज ऐड होते जा रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी मैं रियासत पे तो नहीं डालता। मैंने हमेशा अपनी जब भी बात की है मैंने अवाम को भी इसको साथ लिया है, दोनों तरफ से। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, मेट्रो बस सर्विस आज नवे रोज भी मुअत्तल है और यौमिया 70 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तो 70 लाख रुपए का नुकसान, सेकेंडली जी आज 10वां रोज हो गया जी, हम ये तस्दीक करते चलें। साथ में
70 लाख के नुकसान का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं, लेकिन लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं आप वो अंदाजा कीजिए। शायद से प्रसाद क्या कह सकते? वैसे हुकूमत को आफरीन है, एक ही प्रोजेक्ट था जो कामयाबी से चल रहा था, जिसमें हमेशा देखा गया कि रोजाना। अच्छा, अभी कंपैरिजन अगर किया जाए ऑरेंज ट्रेन से भी ज्यादा लोग इस पे सफर कर रहे हैं। देखिए ऑरेंज ट्रेन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। मेट्रो बस ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं। और आप देखें जब भी उनके साथ अगर हम फिरोजपुर रोड पर ट्रैवल करें या किसी जगह पे नजर आए तो आप देखें उसमें कैपेसिटी हमेशा फिल होती है, वो बसेस फिल होके जा रही है, जिसका क्या मतलब है कि लोग उसमें सफर करते हैं। मुझे ये बताएं कि ड्राइवर्स का एहतजाज, ड्राइवर्स का एक ही मुतालबा और जायज मुतालबा, कोई उसमें ये नहीं है कि उन तनख्वाहों का वो मुतालबा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस प्रोजेक्ट से, जिस मंसूबे से आप रोजाना जिस तरह बताया जा रहा है कि 70 लाख रुपए हम लोग कमाते हैं जी। और उन ड्राइवर्स को जिनको चंद हजार रुपए हम लोग तनख्वाह देते हैं, अगर उनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं करेंगे और एक मेगा प्रोजेक्ट जिस पर हमने पहले करोड़ों रुपए लगाए, फिर उसको चलाने के लिए रोजाना लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और उसके बाद फिर उससे कमाई भी, उसके बावजूद हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी रहे, तो समझ में नहीं आता। मुझे ये बताएं कि ऐसी सर्विस जिस पर ना सिर्फ तलबा तालबात बल्कि आम जो शहरी है बहुत बड़ी तादाद में सफर करते हैं। शहरियों के शॉर्ट्स लेके ये मेंशन किया है कि जहां 30 रुपए रोजाना का किराया जिन शहरियों का लगता था, अब वो कह रहे हैं जी हमें 150 रुपए पड़ जाते हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे कोई नौकरी पेशा लोग हैं, सब लोग ये कह रहे हैं। तो अंदाजा करें आप। देखें पैसे अपनी जगह पर। अच्छा, इसका किराया है कि आप शादरा से गज्जू मत्ता तक ट्रैवल करें तो उसका फिक्स किराया है, आप उसको 30 रुपए आपने देने हैं। मुझे बताएं वो 100, 150, 200 रुपए वो अपनी जगह पर उनका जो उनके अखराजात बढ़ गए। बंदे की दिहाड़ी, मैं वही कह रहा हूँ, वो बढ़ गए ना, बढ़ गए। उस दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं वो बंदा जो घर से निकला, जिसने 3 जगहों पे जाकर या रिक्शा को तब्दील करना है या चिंची रिक्शा के जरिए सवारी करनी है या फिर आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए सफर करना है, मुझे बताएं उसका टाइम कितना जाया हुआ। वो सफर जो उसने आधे घंटे में तय करना वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में चला जाए। एक उसके वक्त का ज़िया, दूसरा पैसे का ज़िया, तीसरा सबसे बढ़कर आपके जो कौमी खजाने को पैसा आ रहा है रोजाना, आप उससे भी महरूम हो रहे हैं। और सिर्फ उन ड्राइवर्स को तनख्वाहें देने पर, या फिर हुकूमत जो है वो सामने आए या इस अथॉरिटी के जो सरबराहान है वो सामने आए, वो बताएं कि ड्राइवर्स के क्या मामलात हैं इनडोर, अगर वो कुछ और मुतालबा कर रहे हैं। खत्म हो गया, लेकिन अब ये है जी नई कंपनी जो है उसकी बसें नहीं चलाई जा सकी, अभी फिलहाल ट्रैक का मुआयना किया जा रहा है। ये हालात है। पुरानी तो चलने दें, पुरानी तो चलने दें, बिल्कुल यही है। देखें ना, ट्रैक का मुआयना करें, जो मर्जी करें, लेकिन जो पुरानी बसेस अभी चल रही हैं आप उस अपने सर्विस को तो कम से कम चलने देना। सर्विस तो बहाल होनी चाहिए। ये बहाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई नहीं है कि आप नई बसेस हैं, आप रोड का मुआयना कर रहे हैं। अच्छा, कल को क्या होगा कि आपका ट्रैक जो है वो ठीक नहीं है तो नई बसेस आगे वो नहीं चल सकती, आप इस सर्विस को भी बंद कर दें। ऐसा नहीं होता। इसमें अंदरूनी कहानी कुछ और बातें भी होंगी। मुझे बताएं कि ड्राइवर्स का सिर्फ मुतालबा तनख्वाहों का भी नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्राइवर्स की जो इस तरह के मुलाजमीन, इनके मामलात कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होना, रेगुलर से पेंशन तक जाना, इस तरह के भी मामलात होते हैं जिस पर हुकूमत और जो इदारे होते हैं वो बेबस नजर आते हैं। यहां भी अंदरूनी कहानी कुछ और होगी। ठीक है, ड्राइवर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया, उसके बावजूद अगर बसेस नहीं चल रही तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर आपकी अथॉरिटी जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले भी अगर ड्राइवर्स एहतजाज पे गए फिर भी अथॉरिटी जिम्मेदार है, आज भी वो जिम्मेदार है। मुझे बताएं, शहरियों का एहसास करें, आप उसको छोड़ दें कि कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, वो एक बहुत दूर रह जाता है। सबसे पहले पब्लिक को जो सहूलत दी जा रही थी, अगर आप वो भी छीन लेंगे तो लोगों को मुश्किलात होंगी। तो शायद सिपरा साहब तरजीह नहीं है, वो फिर चाहे हेल्थ सेक्टर है, वो फिर चाहे तालीम है, वो फिर चाहे आप देख लें कि इस तरह की सहूलियात हैं, अवाम तरजीह है। मुझे सिर्फ ये बता दें, देखें जब वोट मांगने हो फिर तो तरजीह है ना, और अब तो टाइम भी, और जब नारा लगाना हो फिर तालीम से है तो भी आने वाला है। अगर अभी भी अवाम तरजीह ना बनाई गई तो फिर मैं आपकी तो तमाम मेहनत जो की भी नहीं उस पर भी मैं आपको बताऊं, जो मर्जी कर लें, अब अवाम जो है वो तरजीहात में शामिल करें ना करें, जिन हालात में ये लोगों को लेकर चले गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट, तरजीहात अब सेट कर ली। अब आपने नहीं, इन्होंने उनकी सेट की हैं। बिल्कुल सही। अवाम तो मजबूरन उस पर चली गई ना। बेसिकली तो गवर्नमेंट ने सेट किया ना, कि हुकूमत ने इस तरह का रवैया अपनाया, इस तरह के मामलात बनाए कि उनको अल्टीमेटली आज कहना पड़ रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक घर में आधे जो लोग थे उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, आधे किसी और जमात को वोट दिया। आज उनकी आपस में लड़ाई है कि बड़े शौक नाल वोट देते थे। बात यह है कि वोट दिए, ठीक है, जमहूरी जो हक है हर किसी का अपना है कि वो जिसको मर्जी दे, लेकिन कुछ उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। कुछ वो नारे भी लोगों को याद होते हैं जो आप जलसों में और तकरीरें करते हैं, एक नारा भी नहीं पूरा हुआ। लोगों को क्या चाहिए? महंगाई कम हो,
बेरोजगारी खत्म हो, ये 2 चीजें हैं। और उनका जो उजरत है उसमें इजाफा हो, ये 3-4 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर लोग जो हैं वो आपके साथ होते हैं। ये वो चीजें हैं, उनको आपने पसे पुश डाला और आज जो सस्ती सवारी आपने छीन ली, इस तरह के मामला, प्रोजेक्ट्स, आप जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप बंद करने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आवाम कहां जाएगी? जिसने शादरा से कोलखपत की तरफ या मुस्लिम टाउन या कलमा चौक यहाँ सफर करना है, जो 20-25 मिनट में आ जाता था, अगर उसको 2 घंटे लगे और इजाफी किराया भी लगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो आपको दुआएं देगा? कभी भी नहीं दुआएं देगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, क्या ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है या फिर इसको खुद नज़रअंदाज किया जा रहा है और खुद इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, या फिर इसलिए ये सलूक किया जा रहा है कि ये माजी हमने एक एक करके देखा कि मसाइल ही जन्म लेते जा रहे हैं? बसें खराब होना, उनकी हालत खस्ता हाल होना, एक्सीडेंट होना एक रूटीन बनती जा रही है। मतलब आप बजाय एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, वैसे ही आपको पता है शहर में खत्म होकर रह गई है, उस पर आप बातें कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रहे हैं। जो चीजें मौजूद हैं, जो सहूलियात मौजूद हैं, हम उनको ठीक कर नहीं रहे हैं, आगे से नई चीजें लाने का सोची जा रही है। ये अवाम के पैसों से नहीं बनी। देखिए, मनसूबा किसी का भी हो, किसी ने तख्ती लगाई हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये उसका नहीं है। ये बेसिकली फलाही जो मंसूबे होते हैं ये अवाम के मंसूबे होते हैं और अवाम को इनसे फवायद मुयस्सर हो रहे हैं। पर हुकूमतें ये नहीं समझती ना सिपरा साहब, आप सिर्फ नंबर गेम में पड़ जाते हैं, अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि अवाम का फायदा इसमें है भी या नहीं है। देखें, तख्ती लगाएं, जरूर लगाएं। अब क्या मुझे क्या बताएंगे, ट्रैक की रिपेयरिंग करके तख्ती लगाएंगे कि नई बसें आ गई उस पर तख्ती लगाएंगे? ये तो प्रोजेक्ट बन चुका ना, अब वो चल रहा है, लोग उस पर सफर कर, तख्ती लगा लें, चलें लगा लें, लेकिन चला तो देना। बात यह है कि नई बसेस को आपने साइड पे रखे, उन्हीं की बुनियाद पर आप पुरानी बसों को भी रोक दिया। आपने ठीक कहा, हादसात होते हैं, बसेस के जलने के वाकयात हुए, कभी जो टायर है वो खराब हो गया, ये मैकेनिकल की चीज है, ये चीजें होनी है। आम जो गाड़ी है जो रोड पे चल रही है उनके साथ ये मामला, हमारी अपनी अगर देख लें, इस तरह के मामला होते हैं, ठीक है, उसको आप तनकीद का निशान, हाँ, उसकी मेंटेनेंस बर वक्त नहीं होगी, उसका मरम्मती काम अगर बर वक्त नहीं होगा तो उसके हालात ज्यादा खराब होंगे, इस तरह के मामला हादसा ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज को बंद ही कर देना कि आप इसको खत्म ही कर दें और लोगों को जो है उसको सस्ती जो सफर की सहूलत है वो वापस ले लें, क्योंकि इतने तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कोई रवैया नहीं वाबस्ता है ना। खैर, आई होप कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। यौमिया 70 लाख रुपए जो है वो कम रकम नहीं है और फिर लोगों का नुकसान, अच्छे खासे पैसे जो लोगों के लग रहे हैं, कहाँ 30 रुपए से 150 रुपए तक उनको लग रहे हैं, तो प्लीज अवाम का भी कुछ ख्याल कर लीजिए। ब्रेक के बाद गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे की बात करनी है। इंतहाई अहम मंसूबा जिसका 95% फाइलें मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कल गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे की वजह से 6 घंटे बिजली भी बंद रही। ये भी हम डिस्कस करेंगे, पहले अवाम को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, नहीं किया जाता। आते हैं इस पर, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के हवाले से हम बात करने वाले हैं। अहम फेज में ये मंसूबा दाखिल हो चुका है। कितना अहम मंसूबा है सिपरा साहब, पहले इस पे रोशनी डाल लेते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपका मेन रोड है, फिरोजपुर रोड है, अगर वो एक ही इशारा था, वैसे तो ये सिग्नल फ्री है सारा, और एक ही इशारा अगर उसको खत्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में ट्रैफिक का जो मामला हैं वो काफी बेहतर हो जाएंगे। और फिर फिरोजपुर रोड चूंकि उस पर डेवलपमेंट हो रही है, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक है। फिर उसके बाद कैंट वाली साइड से ट्रैवल करें या इस रोड से ट्रैवल करें, सिग्नल फ्री जो रोड होते हैं, लोग हमारा हॉस्पिटल्स हैं, बड़े चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, तो इसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट पे आऊंगा, दूसरा प्रोजेक्ट है उनका, एक शहबाज कलंदर अंडरपास जो फिरदौस मार्केट के पास बना, उसको मुकम्मल किया, आज लोग उस पर जा रहे हैं, उसकी वजह से मुस्तफिद हो रहे हैं। और दूसरा ये मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर काम शुरू किया गया और इसका फरवरी तारीख है, लेकिन नवंबर में कहा जा रहा है कि माह नवंबर में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो हो सकता हो जाए। देखिए, जिस तरह बताया है कि उसका 95% पाइलें जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, और साथ में ये कहा गया कि कुछ सुई गैस और कुछ लेस्को के जो पोल्स हैं और सुई गैस की जो पाइपलाइंस हैं उनको मुंतकिल ना करने की वजह से जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इल्तवा का शिकार हो रही हैं। मुझे ये बताएं कि जब कोई मेगा प्रोजेक्ट होता है उसमें लेस्को भी आती है, SNGPL के हुकाम भी आते हैं, बाकी मुतलका इदारे जितने भी हैं वो सब उसके साथ होते हैं। अगर उस वक्त लेस्को और SNGPL को कहा गया था कि आप पाइपलाइंस को मुंतकिल करें और जितने पोल्स और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ट्रांसफार्मर्स वहां पर आड़े आ रहे हैं तो उनको मुंतकिल किया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में तरजीही बुनियादों पर इन दोनों महकमों को यह काम करना चाहिए था ताकि मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुंच जाए। अब बात रही कि यहाँ से लोगों ने ट्रैवल कितना करना है, ये आपके सामने है कि 500 मीटर का इसकी लंबाई है
और उसके बाद आगे वाल्टन रोड से आप देखें गज्जू मत्ता कहना का इलाका जो है, फिर उसके बाद कसूर, यहाँ से लोग ट्रैवल करेंगे। मेरे ख्याल में ये वो सिग्नल है जिसको 5-6 बजे जब छुट्टी का औकात कार आते हैं, तो आपको भी मालूम होगा अगर आपने कभी ट्रैवल किया, क्योंकि हम लोग उस वक्त दफ्तर आ रहे होते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लाजमी लगी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी क्या वजह थी कि वो सिग्नल था, लेकिन लोगों का रश ज्यादा है, लोग वहां से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। जब ये अंडरपास बन जाएगा उसके बाद वो सिग्नल तो ऑटोमेटिकली वो खत्म है, तो मेरे ख्याल में वो रश का और वहां पे ब्लॉकेज का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात पर आप पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। हम हमेशा उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नवंबर में मुकम्मल हो जाएगा। अगर नवंबर में मुकम्मल होता है और कबल अज वक्त अगर मंसूबा मुकम्मल होता है तो मेरे ख्याल में ये काबिल इस्तेमाल अच्छा, कुछ अगर हम माजी पे नजर डालें तो रिवायत ये बरकरार नहीं है कि जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, हमारे पास एक जो अंडरपास बन चुका है उसकी मिसाल मौजूद है और ये उससे खासा बड़ा मंसूबा है। और फिलहाल हम रुकावटें जो आड़े आती हैं दुर्रे नायाब से वो भी पूछते रहते हैं, और ये भी कहा है कि चंद पाइलें जो हैं उनकी तामीर अभी मुमकिन नहीं है। और साथ ही साथ फिर DGLDA की जानिब से खुद ये चीज़ मेंशन की गई थी कि इतना आसान मंसूबा नहीं है, आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मसाइल इतने साथ साथ नजर आते जा रहे हैं कि हम लोगों को वो भी चीज़ें हल करनी है। तो फिलहाल जो हमें ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही है सिप्रा साहब, उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता टाइमली ये मंसूबा मुकम्मल होने वाला है। देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि DGLDA कह रहे हैं कि मुश्किल मंसूबा है और मुश्किलात का सामना करना पड़े, जमीन बैठ गई। देखो हमने मिसाल देखी है, देखें आपने मानसून में शुरू किया तो क्या मानसून में बारिश नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब आप मंसूबे पर बैठे हैं कि हमने कब काम शुरू करना है, आपने तो शुरू ही उस वक्त किया जब मानसून का आगाज हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त ये बारिशें और ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही थी कि हम लोग इस पर शुरू करने जा रहे हैं, तो बारिश होगी और बारिश का नेमल बदल क्या होगा, उसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, हम किस तरह काम करेंगे। जितने भी मंसूबे बनते हैं उसमें यही होता है कि वो साल भी चले तो साल में तो मानसून का सीजन आना ही है, बारिश होनी है, बारिश को जवाज ना बनाया जाए। हाँ, टेक्निकल बुनियादों पर अगर कहीं पर मामला खराब होते हैं या डिले होता है या जो मुकर्ररा वक्त है उसमें आप उसको पूरा नहीं कर पाते, तो इसकी और वजूहात हो सकते हैं। जिस तरह 2-3 जो वजूहात हैं, मैंने इसी खबर में मेंशन भी है, मैंने उसका जिक्र भी किया है कि तमाम इदारे अगर आकर बैठें और उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बर वक्त अपना काम करें तो मेरे ख्याल में ये मंसूबा बन जाएगा। देखें, काम शुरू हो गया ना, अवामी फलाह का मंसूबा है, आज अवाम इसकी वजह से मुश्किल में भी है। देखा, वहां से गुजरना मुश्किल है। की बात की, चलिए ट्रैफिक इश्यूज तो हर रोज ही फेस करने पड़ते हैं। कल जो मसला हुआ बहुत बड़ा मसला था जी, इत्तफाक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की लाइट्स भी जो हैं वो बंद रही, वहां पर भी मुश्किलात का सामना रहा, 6 घंटे बिजली बंद रही। पहले से बताया जाता है अगर कुछ इस तरह का इशू हो सिप्रा साहब? देखें, बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा है, पंजाब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है लेस्को को, और लेस्को उसको देखने के बाद उसका शटडाउन है इशू करती है, और शटडाउन उसकी अप्रूवल जो है वो डायरेक्टर ऑपरेशंस देते हैं या फिर चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस हैं वो देते हैं, उसके बाद बिजली को बंद किया जाता है। माजी में भी होता है कि जब मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया जाए, बाज़-औक़ात आपकी जो हैवी क्रेन्स हैं, जो हैवी मशीनरी है, उसने काम करना होता है, तो वो जो तारें वहां से गुजरने वाली हैं उनकी टकराने की वजह से नुकसान का बायस बन सकती है, और माजी में इस तरह के वाक़यात 1-2 हुए भी हैं, इसलिए बंद किया जाता है। हाँ, मौसम गर्मा में ये शटडाउन नहीं दिया जाता, तो आप 6 से 8 घंटे बिजली बंद करें और भी तरक्याती और तामीराती कामों की बुनियाद पर यह नहीं किया जाता। आज जो मौसम चल रहा है इसमें 5-6 घंटे मुसलसल अगर बिजली बंद रहेगी तो मुश्किल होगी। जिस तरह 2 हॉस्पिटल भी उसमें मुतासर हुए, इत्तफाक हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की भी बिजली बंद रही। चलो ये तो मुतबादिल जनरेटर पे चले गए होंगे, लेकिन जो घर हैं वो कई हजार घर हैं, बल्कि लाखों की तादाद में घर हैं, चूंकि 2 ग्रिड बंद हुए थे। आपका गार्डन टाउन ग्रिड बंद था और उसके बाद ओल्ड कोट लखपत ग्रिड, यहां से बिजली की फराहमी मुअत्तल थी। बात यह है कि कबल आप वक्त बताएं, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि आप बिजली बंद करें। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर मजीद वक्त गुजर जाए, मौसम में बेहतरी आ जाए, तो फिर तो ये मुमकिन है कि आप 6 से 8 घंटे बिजली बंद। ऐसी है कि यहाँ पर आपकी बिजली की बंदिश का जो है दौरानिया अगर ज्यादा लंबा हो तो गुजारा ही नहीं। साथ ही साथ आपके हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर इस तरह के पॉइंट पर मुसलसल बिजली की बंदिश हो तो अस्पतालों में तो मरीजों के लिए कोई अल्टरनेट नहीं होता ना। खैर, अभी तो हमने आपके साथ शेयर की है कि जी 95% फाइलें मुकम्मल हो गई हैं और स्मूथली अभी काम जारी है, तो हम दुआ गो भी हैं कि जल्दी मंसूबा मुकम्मल हो और जल्दी लोगों को जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। जी अभी हमने अगली खबर की तरफ आना है। खबर ये है जी, इस भी गैर महफूज रह गए हैं वो लोग जो कि कहते हैं कि जी हम अवाम के मुहाफिज हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। असल कहानी की आप ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
में जी अपनी नौयत का ये अनोखा वाकया ही हुआ है। डाकुओं ने कांस्टेबल को ही लूट लिया और मुहाफिज जो हैं वो खुद महफूज नहीं है, तो अवाम की हिफाजत किस तरह करेंगे। सगिया पुल के करीब, नहीं जी ये तो दूसरी खबर है, हम अभी बात कर रहे हैं जी मुहाफिजों की। ड्राइविंग थाने में तैनात पुलिस एहलकार मांगा मंडी में लूट लिया गया, डकैती का मुकदमा मगर डाकुओं का अभी फिलहाल कोई सुराग नहीं लग सका और कांस्टेबल से राइफल, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी छीन लिया। अगर कांस्टेबल जिसके पास राइफल है उसके साथ ये सलूक हुआ तो आम शहरियों का क्या हाल होगा, जो एक तरह से भाई यारों मददगार ही होते हैं। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए गंभीर सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप पुलिस एहलकार अगर जा रहा है उससे भी डकैती हो जाए, उससे आप सरकारी असला भी छीन लें, मोटर बाइक भी छीन लें और उसके पास जो भी कुछ पैसे हों वो भी छीन लें, तो ये मेरे ख्याल में आपकी लाहौर पुलिस के जो कारकर्दगी उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। आम शहरी जब ट्रैवल करता है अगर उसको गन पॉइंट पर रोक लिया जाता है तो वो भी इसी तरह होता है। ये भी वही था कि जुल्फकार नामी जो पुलिस एहलकार है ड्यूटी करके वापस जा रहा था, उसको रोक लिया गया। मैं तो इस पे कहूंगा कि वो डकैत और वो डाकू इस इलाके में मतलब वो किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं कि उसको पुलिस का कोई डर ही नहीं है, यूनिफॉर्म का कोई डर ही नहीं है। नहीं है कब एक यूनिफॉर्म वाले पुलिस एहलकार को रोक रहे हैं। यूनिफॉर्म पहने इतना तो पता है ना कि उसके पास कोई ना कोई असला मौजूद होगा। अगर उसको डाकू जो है वो घेर सकते हैं तो फिर आम आदमी मुझे बता दे किस तरह से महफूज है। देखें उनकी दीदा दिलेरी चेक करें कि एक बंदा यूनिफॉर्म में जा रहा है, उसके पास असला भी मौजूद है, उसके बावजूद रोककर आप उसके साथ डकैती कर लें और फिर आप फरार भी हो जाएं और आपका सुराग भी ना मिल सके कि आप कौन हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर क्या होगा कि इस थाने में स्मार्ट फिर ये लोग हैं। देखना मुकदमा दर्ज हो गया, आपने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके बाद खत्म होगी बात, आपने नहीं पकड़ना। मैं हमेशा बात करता हूं कि थाने का जो SHO होता है, जो इंचार्ज है, उसको सब मालूम होता है कि कौन से गिरोह हैं, कौन से ग्रुप्स यहाँ पे डकैती की वारदात करते हैं, कौन से ग्रुप जो हैं वो कौन सी गाड़ी, कौन से मॉडल की जो गाड़ियां हैं उसको चोरी करते हैं, इसलिए और कौन से ग्रोह की कौन सी सियासी या बासर शख्सियात उनकी पुष्टपनाही करती हैं, ये सब चीजें थाने में मौजूद होती हैं और उनको इस बात का इल्म होता है। उसके बावजूद अगर आम शहरी और पुलिस का मुहाफिज जो है वो जा रहा हो तो आप उसको तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम कर सकें तो फिर मेरे ख्याल में बात तो खत्म होगी। आम शहरी आपसे क्या तवक्को करेगा। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली मुहाफिज की। आम शहरियों की जहां हम बात कर रहे हैं, मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल सवार को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है, मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। एक के बाद एक वाकया शहर में सिप्रा साहब होता है। मुझे बता दें, लोग अपने आप में ये चीजें सोचते हैं कि हमने घरों में कैमरे लगवा लिए हैं, हमारे पास CCTV फुटेज होगी तो हम महफूज हैं। इन CCTV फुटेजेस का तो कोई फायदा ही नहीं होता। क्यों लोग जो है हर रोज 10 खबरें ऐसी चलती हैं, फुटेज मंजर आम पर आ गए लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। देखें अगर मेहनत करे और फुटेज में अगर चेहरे क्लियर हैं तो पुलिस बड़े आराम से पकड़ सकती है। यहाँ भी यही है कि वीडियोस हैं, अगर उसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो उसकी निशानदही हो सकती है। जिस इलाके में ये वाकया हुआ है उन लोगों का भी पता होगा कि कौन सा इलाका है, कौन लोग हैं, किसकी बुनियाद पर लड़ाई हुई, उसके बावजूद आप इसको नहीं पकड़ रहे। मुझे बताएं, डकैती हो गई, राहजनी हो गई, चोरी की वारदात हो गई, उसकी CCTV मंजर पे आम पर आ गई, लोगों की निशानदेही भी होगी, उसके बावजूद पुलिस नहीं पकड़ रही, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी पुलिस वो जो उनका काम है वो कर ही नहीं रही। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पूरे पाकिस्तान की तरह शहर लाहौर में भी यौम दिफा के हवाले से तकारीब का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और आज जो हमारे मेहमान हैं वो हमने आज के दिन की मुनासबत से ही मदऊ किए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जहां शहर भर में तकारीब हो रही हैं तो आज हम भी स्पेशली आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। एक तारीखी दिन है, इसकी अहमियत आप सभी लोगों को पता है। पाक फौज के सपूतों ने दुश्मन का जमा मर्दी से आज के दिन मुकाबला किया और दुश्मन को याद करा दिया कि हमारी कौम जो है वो हर तरह के हालात में निपटने के लिए हमतन गोश रहती है। हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूंगी जी। सबसे पहले हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्बास मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया और उसके बाद जी उनके साथ तशरीफ फरमा है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुनज़्ज़म साहब। तो अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे, कितना अहम दिन है पाकिस्तानी तारीख का? आज के दिन जो है डिफेंस डे के लिहाज से मनाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आज के दिन 1965 में 6 सितंबर 1965 ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान की अफवाज ने मिल के इंडिया को आने से रोका। यानी कि एक रिमेम्बरेंस का डे है कि किस तरह जब एक कौम इकट्ठी होती है और कब जब
एक साथ मिल के जब फ़ौज जो मुकाबला करती है और कौम उसके साथ होती है, तो कोई भी कुव्वत इस तरह की नहीं है। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कोई ऐसी ताकत दुनिया में नहीं है जो कि पाकिस्तान को ख़त्म कर सके। बिल्कुल सही। तो ये इस बात का सच्चा और मुंह बोलता सबूत है कि जब कौम इकट्ठी होगी, कौम एक साथ होगी और अफवाज पाकिस्तान एक साथ होंगी, तो कोई भी दुनियावी कुव्वत पाकिस्तान को नहीं रोक सकती। बेशक वो कुव्वत में या फिर पेपर्स पे जितनी भी ज़्यादा हो, मगर उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं निपट सकती एक ऐसी कौम के साथ जो एक साथ हो। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, बहादुरी जुर्रत का मुजाहरा जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने किया, और ख़ास तौर पर यौम दिफा की हम मिसाल देते हैं कि इस दिन के हवाले से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक मिसाल कायम की गई। बहादुरी कहा जाए, दिलेरी कहा जाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या कहेंगे, वाकई ये बहादुरी दिलेरी की अपनी मिसाल आज था ये दिन? जहाँ तक अगर हम बहादुरी और दिलेरी की बात करें, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, ना मुझे है, ना पूरी कौम को है, ना हमारे जवानों को है। क्योंकि इस चीज़ का सबूत अगर आप हिस्ट्री की कोई भी आप वॉर उठा के देख लें जो पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से लड़ी, आज का दिन डिफेंस डे है, 6 सितंबर की ही हम बात कर लेते हैं। 1965 में हमारे मद्दे मुकाबिल जो दुश्मन था वो हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा था, मगर उनके नंबर्स, उनकी तादाद, हमारी बहादुरी, हमारे बलबले में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। जिस वक्त मुल्क ने पुकारा उस वक्त इधर के जांबाज खड़े हो। मुझे ये बताइए, ये बड़ी अहम बात आपने की कि 3 गुना ज़्यादा हमारा दुश्मन उससे भारी था। जी बिल्कुल। तो क्या ऐसी चीज़ थी कि दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी? हमारी अफवाज की कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी कि वो हिम्मत थी, दिलेरी थी, क्या प्लानिंग क्या थी? कॉज, वी हैव अ कॉज टू लिव, वी हैव अ कॉज टू फाइट। ज़बरदस्त। हम लोग मुसलमान हैं, ईमान का जज्बा भी हमारे अंदर है, हुब्बुल वतनी का जज्बा भी हमारे अंदर है। हमारे पीछे हमारे पास हमारे मुल्क की सपोर्ट थी, हमारे लोगों की सपोर्ट थी, हमारे वालदैन की दुआएं थी। we had so many reasons to fight, we had so many reasons to stand in front of our enemy and fight with the bravery। तो हमारे पास बहुत सारी वजह हैं। ये मुल्क जो कायद आज़म ने, हमारे लीडर्स ने 1947 में हमें दिया, इसको बचाना, इसके लिए लड़ना, पहले दिन से जब से हमारा बच्चा जब इस मुल्क में पैदा होता है उसमें एक मुल्क का प्यार डाला जाता है। 14 अगस्त के मौके पे झंडियाँ लगाते हैं, 6 सितंबर अब आता है तो हम लोग अपने फ़ौज पाकिस्तान से अपना मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो हमारे पास एक वजह है, हमारे पास एक ईमान की वजह है, हमारे पास एक मुल्क से मोहब्बत की वजह है। तो यही वजह उस वक़्त तमाम पाकिस्तान के बाशिंदों में भी थी, अफवाज पाकिस्तान में भी थी, इसके फ़ौजियों में भी थी, बच्चे में भी थी। और इसकी मिसाल 1965 में लोगों ने देखी, लाहौर शहर उठ खड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मिसाल आज का दिन जो आज भी सभी लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और कहा यह गया कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में वार करने की कोशिश की, तो कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी क्या थी कि दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी? उसमें सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो बुज़दिल होता है वो हमेशा वो वक्त चुनता है जहाँ पे उसको फ़ायदा हो, फिर वो चाहे 6 सितंबर 1965 का दिन हो या 26 फरवरी का दिन हो। दुश्मन ने हमेशा रात का वक़्त चूज़ किया है क्योंकि उनको हमेशा हमसे डर रहा है। अब जो आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जहाँ पे आपने पूछा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही है, इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारी फ़ौज पाकिस्तान का ये लाइफस्टाइल है। वी आर ऑलवेज रेडी। फिर दुश्मन दिन के और साल के किसी भी दिन किसी भी वक्त हमला करेगा, हम लोग हमेशा तैयार होंगे। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपको हर टाइम अपने आप को प्रिपेयर रखना है। कभी ज्वाइनिंग से पहले ये सोचा था कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ वहाँ रेस्ट नहीं है और अपने आप को हर टाइम जो है वो किसी भी किस्म के वक्त के लिए तैयार रखना है? डेफिनेटली मेरा जो बैकग्राउंड है वो फोर्सेस के बैकग्राउंड है। फादर को मैंने देखा, ग्रैंडफादर भी मेरे जो थे वो भी फोर्सेस में थे, तो एक डेफिनेटली एक मोटिवेशन थी, एक लाइफस्टाइल देखा, उनकी गाइडेंस थी। मगर आपको कोई भी चीज़ ये पूरी तरह से रेडी नहीं कर सकती जब तक आप खुद उस वाली रजीम में आ ना जाएं। जब वहाँ पे एंट्रेंस की तो फिर ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा रिगरस है कि एक बार तो बंदे को समझ नहीं लगती कि क्या चल रहा है और कि मैं किधर आ गया हूँ, और हर बंदे के साथ ही होता है। मगर विद टाइम ये चीज़ बेहतर होती है और आप रियलाइज़ करते हैं और फिर आपको रिमाइंडर्स आते हैं विद टाइम टू टाइम कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि 27 फरवरी का टाइम था,
तो हमने देखा कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम सुरखुरू हुए, हमने उनके जो हैं 2 जहाज़ जो हैं वो उनको मार गिराया, टारगेट्स उनके इंगेज किए। बिल्कुल। तो ये जो है डेफिनेटली एक मुश्किल काम है जैसे आप कह रही हैं, मगर ये जितना मुश्किल है उतना ही ज़रूरी है, और जो इसको करने वाले हैं वो भी जो हैं इस वाले काम में पूरी तरह से जो हैं वो अपना सारा टाइम इस वाले काम में। बिल्कुल जी, तमाम अपनी सलाहियतों के साथ मैदान में मौजूद रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि जी प्लानिंग और अपने आप को उस पोजीशन में हर टाइम रखना जो है वो मैटर करता है। जहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रेटजी की बात रहती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपकी स्टडीज़ भी आती हैं, आप ऑपरेशनली उस तरह से तैयार भी हों। फिर उसमें जो चीज़ हेल्प करती है वो यहाँ का लाइफ स्टाइल है, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है। फ्रॉम दी वेरी डे वन जब हम एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, ये चीज़ हमारे दिमागों में इनकलकेट की जाती है कि हमारे इस प्रोफेशन में आने की वजह क्या है। वजह ही यही है कि हम ज़रूरत के वक्त तैयार रहें, ताकि इस मुल्क का, इस कौम का, इस ज़मीन का। प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले पता था कि ये सब चीज़ें अपने आप को इस तरह से रेडी रखना पड़ेगा और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, हर टाइम एक तरह से अपने आप को मैदान जंग में महसूस करना पड़ेगा? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उस तरह से नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई एंटायर फैमिली हु हैज़ जॉइंड द फोर्सेस, तो मुझे उस तरह से आइडिया नहीं था। बट एट द सेम टाइम मुझे फ़ख्र है कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, और अल्लाह ताला का मैं बारहा बार शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी। इनके पास तो इंस्पिरेशन मौजूद थी फैमिली में ही, आपकी इंस्पिरेशन कौन था, कैसे ज्वाइन किया? पेरेंट्स बड़े अक्सर माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं कि ऐसी कोई फोर्स ज्वाइन नहीं करनी है, किस तरह आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? मेरी जो मदर थी उनको उनकी वजह से मुझे काफ़ी शौक़ था। उन्होंने काफ़ी मुझे जो है ना शुरू से बचपन से इस चीज़ को इनकलकेट किया मेरे दिमाग में कि ये एक बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। और फिर 14 अगस्त होता है या 23 मार्च होता है, उसकी परेड होती, सुबह को 8-9 बजे टीवी लगा के बैठना, सारे बहन भाइयों ने, पेरेंट्स ने हमें वो परेड दिखानी। तो उसकी वजह से एक रिस्पेक्ट का फैक्टर और एक अपने अंदर एक चाह आ गई कि यही वो चीज़ है जहाँ जाना है। फिर जब थोड़े से बड़े हुए, फिर कुछ दोस्त अहबाब थे, मेरे दोस्त हैं बचपन के 2, वो भी एयरफोर्स में है मेरे साथ ही। तो हम लोगों की इकट्ठे एक तरह से उस वक्त प्लानिंग भी थी और कि हम लोग ज्वाइन करेंगे दोनों तीनों। तो बस फिर एफएससी के बाद हमने अप्लाई किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि माँ बाप की दुआएं थीं और अपनी मेहनत भी थी कि फिर आई एंडेड अप हियर एंड आई एम प्राउड एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच सेटिस्फाइड कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे मुल्क कौम की खिदमत का मौका मिल रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यूनिफॉर्म पहन के कैसा महसूस होता है? यूनिफॉर्म, इट इज़ अ प्रिविलेज टू वेयर द यूनिफॉर्म, यानी कि हर दिन और यानी कि आप जब एकेडमी में आते हैं तो इनिशियली आपको यूनिफॉर्म नहीं इशू होता, यू हैव टू अर्न द यूनिफॉर्म। आपने अपने रूटिंग क्लियर करना होता है और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद कवरऑल पहनना, यानी फ्लाइंग से पहले। तो इट इज़ ऑलवेज़ अ प्रिविलेज। आप यानी रोज़ सुबह को उठते हैं तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है इसमें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि आप पहन रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इस वाले काम के लिए जा रहे हैं कि आप यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की। तो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू यूनिफॉर्म। ज़बरदस्त। पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस तो कभी नहीं भूला होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, जो उसमें एक इंटरेस्ट भी होता है, एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस वक्त डर नहीं होता, उस वक्त और कोई चीज़, वो एक्साइटमेंट होती है, एक अलहदा से जज्बा। तुमका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम कुछ उनकी ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट के बारे में मैं आपसे जान रही हूँ। फर्स्ट फ्लाइट की जब बात करें, मैं जैसे बात कर रहा था कि इट फील्स लाइक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ होता है, मुल्क के एसेट्स का, जहाज़ों का, जो कि हमारे मुल्क के जो जितने भी शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी टैक्स के पैसों से जो चीज़ें आई हुई हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की भी होती है कि अगर आज अकेले जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जंग होगी और उस दिन भी हमें अकेले जाना पड़ेगा। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो है ना सिखाई जाती है कि आपका मिशन क्या है, आपने क्या चीज़ें अपनी अचीव करनी है। तो एक्साइटमेंट अपनी जगह होती है, खुशी अपनी जगह होती है, बट मेरे ख्याल में वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कोई डर खौफ का एलिमेंट भी होता है कि अच्छा फर्स्ट फ्लाइट है, पता नहीं क्या हो जाएगा? डेफिनेटली मैम, यानी एक 20 साल का टाइप की एज होती है, यंग एज होती है और ट्रेनिंग रिगरेस होती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती है।
क्योंकि वहाँ पे मेक एंड ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली एक एलिमेंट होता है, मगर उसके साथ साथ ट्रेनिंग इस तरह की होती है। हाँ। तो पीएफ जो है, इट हैज़ ऑलवेज द हॉलमार्क ऑफ पीएफ हैज़ बीन इट्स ट्रेनिंग, कि जो चीज़ें जो पीएफ, जैसे कि आप पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, तो जो चीज़ अगर उधर लैग कर रही है तो पीएफ उसको ट्रेनिंग के साथ और टैक्टिक्स के साथ पूरी करती है। जबरदस्त। तो डेफिनेटली उसके साथ ट्रेनिंग इस तरह की होती है कैडेट की कि वो हैंडल कर लेता है इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं बॉयज़ जो है वो करते हैं, और इट इज़ जस्ट अनदर डे, यानी कि वो बहुत मुश्किल का काम होता है, स्पेशली एक यंग कैडेट के लिए, कि शुरू में फ्लाइंग करना, उस रूटीन में आना अपने आप को, क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आया होता। बिलाशुबा आप सीख के नहीं आते और एक ख्वाब आपका पूरा होने जा रहा होता है, तो उसका जज्बा भी एक अलग होता है। नौजवानों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? नौजवानों के लिए जो मैसेज है वो मेरे नज़दीक जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है और अपनी डेली लाइफ में फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, वो ये है कि बिहेव लाइक अ नेशन। वी नीड टू बी अ नेशन राइट नाउ। हम लोगों को इस वक्त सूबों की जो तफरीक है उसमें नहीं पढ़ना, हमें इस वक्त किसी भी तरह की तफरीक में नहीं पढ़ना। ये वो वक्त है जब मुल्क और कौम को एक होने की ज़रूरत है, तमाम जवानों को एक प्लेटफॉर्म पे होने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान हो, कोई भी हमारी जो सरकार के जो मुलाजिम हैं वो हों, कोई एक स्टूडेंट हो, कोई एक स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, उन सब के अंदर एक जज्बा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो एक जज्बा एक होना चाहिए कि हम एक हैं। बिल्कुल एक हैं, मुत्तहिद हैं, और कॉज आपका अपना मुल्क ही, अपनी सरजमीन ही होना चाहिए। तो हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे, इनका जज्बा देख के जो खुशी होती है, तो उसको तो हम ये उसका कोई नेबल बदल नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का इन्होंने जिक्र किया, बिलाशुबा हमें इन लोगों को खिराज तहसीन भी पेश करना है। यही हमारे मुल्क का फ़ख्र है, यही हमारे मुल्क का चेहरा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम दिफा पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर हमने देखा कि हर जानिब तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, वहीं पर हमारे गुलकार भी किसी मैदान में पीछे नहीं होते। इस तरह के जो स्पेशल डेज होते हैं, इन पर जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मिली नगमे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, और गुलकार अली जफर की तरफ से भी शानदार सा ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया, खिराज तहसीन पेश किया गया। अली जफर की खूबसूरत आवाज़ में जो गाना है वो यौम दिफा के हवाले से जो है वो सामने आया है। तो ये जज्बा जो है कौम का आप देख रहे हैं कि आज भी कम नहीं होने पे आ रहा। कोई भी इवेंट हो, ये जो मिली नगमे हैं, ये एक तरह से रूह जो है उसमें अब बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं। एक हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है, और मुझे ख़ास तौर पर वो मुनाजिर जो हैं हमेशा याद आते हैं जब कभी भी आप वाघा बॉर्डर पर जाएं, तो वहाँ पर जो एक अलग ही सा जज्बा होता है। और फिर इस तरह के इवेंट्स को भरपूर जो है इनकी रूह जो है वो निकल के सामने आ जाती है, जब इस तरह के नगमे जो हैं वो मैदान में कहीं पर भी आपको सुनने को मिलते हैं। एक अलहदा से वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो निकल के सामने आ जाता है। तो अली जफर की ये खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी। एक और खूबसूरत नन्ही आवाज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हादिया हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हादिया, मुझे ये बताइएगा, हमने हर तरह का गाना आपको गाते देखा, मिली नगमे हो, कोई कलाम हो, कोई भी गाना हो, आप हमेशा से जो है वो भरपूर इंजॉय करके जो है वो सामने आती हैं और गाना गाती हैं। कुछ मुझे मिली नगमों वाला जोशो जज्बा बताइएगा, उस टाइम फीलिंग्स क्या होती हैं? उस वक्त समझ लें मेरे पास पाकिस्तान की मोहब्बत आ जाती है। जबरदस्त, ये होता है मेरे साथ। अच्छा, मतलब हर गाने की अपनी फील एक अलग होती है? बिल्कुल अलग फीलिंग होती है। सही। अब मुझे बताइएगा, जब कभी भी कोई मिली नगमा सुनती हैं या गुनगुनाती हैं, तो वो एक पूरा एनवायरनमेंट ऐसे बन जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमें रियलिटी में जो हो रहा था वो नहीं दिखता, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को फील करके गा रहे होते हैं तो सारी बातें वही वाली चीज सामने आ रही। अच्छा, आप मिली नगमा गा रहे हो, आप कोई कलाम पढ़े हो, अलहदा से हर किसी की तैयारी करनी पड़ती है, या अब फील होता है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी गा सकती हूँ? एक्चुअली तैयारी के बगैर तो होता नहीं ना कुछ, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होती उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमेशा प्रैक्टिस करके करती हूँ। अच्छा, मैडम नूरजहान के मिली नगमे मुझे बहुत पसंद है, आपको किसके सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे भी मैडम के ज्यादा पसंद है। चले, फिर हम यहाँ से आज आगाज कर लेते हैं। आज यौम दिफा पाकिस्तान भी है, और हादिया हमें मैडम नूरजहान का कोई जबरदस्त सा मिली नगमा सुनाने वाली है। जी, मैं आपको सुनाऊंगी ए वतन के सजीरे जवानों। वतन के सजीले जवानों,
जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक वो दीवार हो तुम, कौम के जरे पास मानो, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। बहुत ही ज़बरदस्त, इंतहाई खूबसूरत। मुझे ये बताइएगा, ये याद करना कितना मुश्किल होता है? वर्डिंग मुश्किल है, अल्फाज के मायने जब तक आपको ना पता हो, आप समझकर जब तक कोई चीज़ ना पढ़ें ना गाएं, ना तो वो फीलिंग आती है ना तो वो जज्बा आता है। तो क्या सबसे पहले समझती हैं चीज़ों को, पढ़ती हैं, फिर याद करती हैं? एक्चुअली मुझे जब गाना होता है ना, कोई भी चीज़, गाना सूफियाना कलाम, मुझे एक दिन में याद हो जाता है। ज़बरदस्त। लेकिन जब तक किसी चीज़ में, जैसे अभी आपने बोला, फीलिंग नहीं होगी ना, हमें उसका मतलब समझ में आ रहा होगा। बहुत सी चीज़ें जिनका मुझे मतलब समझ नहीं आता, लेकिन फीलिंग्स की तरफ से वो मुकम्मल हो जाता है। सही जी। तो इसमें आपके उस साथीज़ा जो हैं उनका रोल क्या रहता है? चीज़ें पहले सारे मतलब मीनिंग्स उनसे समझती हैं, फिर अपनी तैयारी शुरू करती हैं? जी बिल्कुल। जो मेरे टीचर हैं उनका नेम सर ज़ियाउल हक है, वो लाहौर में एक सुल्तान म्यूज़िक अकेडमी है, वहाँ पे म्यूज़िक करवाते हैं, और उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है मेरे पीछे, क्योंकि वो मुझे तैयारी करवाते हैं। जब भी मैं किसी भी जगह पे जाती हूँ, मेरे बाबा सपोर्ट करते हैं, जो मेरे टीचर हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, और मुझे हर गाने की तैयारी करवाते हैं। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस में जो इवेंट होते हैं, अपने आपके स्कूल में बताइएगा, आपको तो सारे कहते होंगे कि सबसे पहले हादिया को ले आओ, और जो भी इवेंट है, अब जैसे ये यौम दिफा का अगर कोई इवेंट हो रहा है, 14 अगस्त है, तो आप तो हर टाइम मैं सबसे आगे हादिया आप जाए। सही, तो कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेन पे मुझे करते हैं। हाँ। और ये बस कॉम्पिटिशन्स में शिरकत करती हैं? नहीं, अब नहीं करती, पहले करती थी। पहले करती थी, अब क्यों? अब मतलब ज़्यादा टाइम अपने सीखने में लगता है, या फिर वैसे ही अभी टाइम नहीं दे पा रही हैं? एक्चुअली मेरे ना काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बिजी होती हैं, तो कंपटीशन में वैसे भी नहीं करती, पापा भी नहीं करने देते पार्टिसिपेट। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसके साथ साथ स्टडी मैनेज हो जाती है? जिस तरह आप बता रही हैं बड़ा टाइम आप देती हैं अपनी सिंगिंग को, स्टडी के लिए किस तरह टाइम निकालती हैं? एक्चुअली मैं दिन में 2 घंटे सिंगिंग को देती हूँ और 3 घंटे स्टडी को देती हूँ, क्योंकि स्टडी होता है कि जब हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो स्टडी जो है वो दब ना जाए कहीं, तो इसलिए मैं स्टडी को ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देती हूँ। चलिए, दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने आज स्पेशली हादिया को इनवाइट किया था कि आज के दिन की मुनासबत से हम कोई मिली नगमे सुनेंगे। टाइम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन जाते जाते हादिया में कुछ सुनाएंगी। हम हादिया का शुक्रिया अदा करेंगे, और जो असल इस दिन का मकसद है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने उसको भी समझना है, अपने बच्चों को भी समझाना है, और अपना कौम से ये वादा करना है कि इस सरजमीन की हिफाजत हम ही ने करनी है। अपने नौजवानों की आपने परवरिश इस तरह से, तरबियत इस तरह से करनी है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। थैंक यू सो मच हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमें कुछ सुनाइएगा। जी, मैं आपको सुनाऊंगी ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। जरूर। ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे हो, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, की लबने विच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी, ए देन मेरे
दाता दी नाए वे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं मुल दे के चोली पाए नी एडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग ले आए नी ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा तू रब दे फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और इसी तरह से ही आप ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस हमेशा पेश करती रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे ये नन्हे मेहमान जो हैं इनका जज्बा देख के भी इंतहाई खुशी होती है कि किस तरह से किसी भी फील्ड से रिलेटेड हमारे जो भी हमने मेहमानों से आपको मिलवाया, वो जो जज्बा वतन के लिए होना चाहिए वो सभी में हमें इक्वली नजर आता है, और यही हमारी कौम का वो पन है जो हम कहते हैं कि मुत्तहिद होकर हमें मुल्क और कौम के लिए सामने आना है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।